हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। यह आपका ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। देखो, वाटर रिसोर्सेज केवल हमें इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ना है, बल्कि हम यूपीएससी के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे तो हम इसके बाकी सारे और भी जो डायमेंशंस हैं हम उसको भी देखेंगे कि जो वाटर रिसोर्सेज है या फिर वाटर स्कार्सिटी की अगर हम बात करें, पानी की कमी की बात करें, तो एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस हैं और हम आखिर इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या मिल सकता है। हम इन सभी इश्यूज पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका इससे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बेसिकली एक नहीं दो क्वेश्चन, जैसे कि हम डैम या फिर मल्टीपर्पज जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं कि जो डैम है वह बन रहा है और उसके काफी सारे यूजेस हैं। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं उस विषय में, क्यों वो कह रहे हैं कि जब डैम आएगा तो डेवलपमेंट आएगा, टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहा, और ये सारी बातों को हम समझेंगे। अच्छा, वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वाटर स्कार्सिटी को लेके अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो जैसे नीति आयोग है कुछ इंडेक्सेस जारी कर रहा है, कुछ रिपोर्ट्स जारी कर रहा है, तो ये सारी चीजें भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन भी देखेंगे कि आखिर यूपीएससी जो है वह कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो अब तक हम रिसोर्स की बात कर चुके हैं, फॉरेस्ट की बात कर चुके हैं, और रिसोर्स में आज हमारा वाटर है, देन एग्रीकल्चर, फिर मिनरल्स होगा। ठीक है, चलो, तो वाटर रिसोर्सेज ये आपका चैप्टर होगा। देखो, यूपीएससी ने कई बार जैसे कि 2019 में एक क्वेश्चन पूछा। अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर देखना है या आंसर तैयार करना है इस चैप्टर से, इस क्लास से हो जाएगा। व्हाट इज वाटर स्ट्रेस एंड हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया, है ना। जैसे कि देखो कि अगर हम राइट टू वाटर की बात करें, राइट टू वाटर, क्या राइट टू वाटर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट टू वाटर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इवन स्वच्छ पेयजल का अधिकार, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्वच्छ पेयजल, इवन आपके एसडीजी गोल में भी शामिल है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये किस में शामिल किया, आपके आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, क्योंकि जीने के लिए तो बस जरूरी है ना पानी, जल ही जीवन है कहा भी जाता है। सो राइट टू लाइफ अगर हम देखें तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको माना। हालांकि ये है कि सेपरेटली इसको ऐसे लिखा नहीं गया कि आर्टिकल 21 में अलग से इसको मेंशन किया गया हो कि राइट टू वाटर है, बट हाँ ये अंडरस्टूड है। तो समटाइम्स जैसे कि हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें, राइट टू वाटर की बात करें, फ्रेश क्लीन एनवायरनमेंट की बात करें, है ना, क्लीन एयर की बात करें, तो ये सारी जो बातें हैं वो बेसिकली इनडायरेक्ट इसके अंतर्गत समझी जाती है कि आर्टिकल 21 में अगर आपको राइट टू लाइफ है तो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं जरूरी हैं, है ना, राइट टू डिग्निटी है, तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी और इसी में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या राइट टू वाटर को भी शामिल किया जाता है। सो देखो, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, कहते हैं कि अगर हम पूरी पृथ्वी पर देखें तो अगर बेसिकली इतना 3/4 बेसिकली हम देखेंगे कि अर्थ सरफेस जो है 3/4 वह कवर्ड है वाटर से, और अगर 3/4 स्पेस सरफेस अगर कवर है उसके बाद भी हम वाटर स्कैसिटी जैसी बातें करते हैं कि पानी की कमी है। सो एक्चुअली में जो कमी हो जाती है वह फ्रेश वाटर की हो जाती है, वह क्लीन वाटर की हो जाती है, क्योंकि उसके जो रिसोर्सेज है वह बहुत लिमिटेड है। और अब देखेंगे कि आप हर जगह अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है ना, और जो पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन जब बढ़ती है रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। हम महानगरों में देखें, अगर हम दिल्ली की बात करें तो पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं होता कि फ्रेश कुछ मिल जाए। फ्रेश तो भाई छोड़ दो, या तो आपको केन बॉटल खरीदनी है, जो बच्चे दिल्ली में रह रहे होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे कि बाकी जगह पे छोटे शहरों में तो जहां पे जनसंख्या कम है वहां पे आपको पानी मिल जाएगा, वहां कमी नहीं है, बट महानगरों में इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो कई रिपोर्ट्स ऐसी आ चुकी है जो कि ये बता चुकी है कि बैंगलोर में पानी खत्म हो गया, ग्राउंड वाटर स्पेशली। तो यहां पर चाहे हम बैंगलोर की बात कर ले, चेन्नई की बात कर ले, तो आप देखोगे कि इस तरह की जो ऐसी सिटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुकी हैं या फिर बहुत एमएनसीज और ये सब आ चुके हैं, लेकिन उसके भी चलते वाटर स्ट्रेस जो है वह वहां पर अपनी जगह बना चुका है। तो क्यों आखिर हमें ग्राउंड वाटर, हम क्यों आगे हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो इस तरह की चीजों की हमें जरूरत है। तो वाटर स्ट्रेस क्या है, अगर आपको कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा पता है, आपने वाटर स्ट्रेस का पहले एक छोटा सा डिफाइन कर दिया कि हाँ ये जो है वह वाटर स्ट्रेस है, आपने बता दिया कि किस तरीके से
3/4 अगर सरफेस जो है वह हमारा कवर है वाटर से, फिर भी एक आश्चर्य की बात है कि हम फिर भी पानी की कमी की बात करते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वह केवल बहुत बहुत कम परसेंटेज है फ्रेश वाटर का। और जैसे कि ग्लेशियर्स में है ना, या फिर ग्राउंड वाटर हम कह सकते हैं, या फिर जो प्रेसिपिटेशन वाला वाटर है, वर्षा का जल है, तो ये जो चीजें हैं बस यहीं से फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो जब इन रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, अब जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फ्रेश वाटर की कमी, सारा जल जो है वह बहकर महासागरों में चला जाता है। महासागर की बात करें, वो उसका जल पीने लायक नहीं है, यूज करने के लायक नहीं है, और अगर हम उसको यूज करने के लायक बनाएंगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। तो वाटर स्ट्रेस, एंड अगर हम देखेंगे कि ये डिफर क्यों है रीजनली इन इंडिया, ये सारी चीजें, क्या आप कुछ डेटा बता दे, कुछ फैक्ट्स बता दे कि राजस्थान में इतनी बारिश होती है, या फिर बाकी मिडिल की बात करें, साउथ की बात करें, वहां इतना जो है इतनी वर्षा होती है, तो कुछ ये हो गया, कुछ रिवर्स का हो गया कि कहीं सीजनेबल रिवर्स हैं तो कहीं पर जो है वह हमेशा आपको पानी मिल जाता है। मतलब कुछ आप देखेंगे कि क्यों इसमें जो डिफरेंस है वह देखने को मिलता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, क्या वाटर स्ट्रेस है, कुछ आप रिपोर्ट्स की सहायता से, और फिर आप ये भी बता दें लास्ट में कि आखिर किस तरीके से हम जो है वह कंजर्वेशन कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट जो है, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, कि आपको नल के माध्यम से पाइप्ड जो वाटर है वो आपके घर में आएगा, एटलीस्ट 55 लीटर पर कैपिटा जो है कि एक व्यक्ति के यूज के लिए जितना आता है पानी, है ना। आप देखेंगे तो एसडीजी गोल में भी हमने इसकी बात की है, एसडीजी गोल में भी फ्रेश वाटर की बात की गई है, या एटिकेट वाटर की बात की गई है, कि ना केवल आपके क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, बल्कि उसके अलावा जो डोमेस्टिक यूज आपका होगा वाटर का, उसके लिए भी आपके पास सफिशियंट और एटिकेट वाटर जो है वह होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपका, ठीक है। अब देखो, ये तो एक क्वेश्चन था। अब इसके अलावा देखो 2018 का क्वेश्चन है ये, है ना, ये आपका 19 का क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 18 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आ गया, द आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड इन इंडिया एंड इज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एंड हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव इन अर्बन एरियाज। क्या इसका एक सॉल्यूशन जो है वह हो सकता है कि आप देखेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है, जो भौम जल है, वो लगातार खत्म होता जा रहा है या नीचे जाता जा रहा है, तब ऐसे में क्या इसके लिए जो सॉल्यूशन है बेसिकली वह हो सकता है। और स्पेशली अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो क्या, जैसे कि इसमें हम एक टेक्निक की बात करेंगे, कि आखिर हम इसमें एक सॉल्यूशन की बात करेंगे इस चैप्टर में, कि हम वाटर हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये हम कर सकते हैं कि जो बेसिकली जो वर्षा का जल आ रहा है, ठीक है, हम इसको क्या करें, हम इसको कलेक्ट कर लें, जैसे कि छतों पर हम कलेक्ट कर लें और एक पाइप के माध्यम से बेसिकली भेज दें। बस यही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, ये इसके कई बेनिफिट्स हैं कि वाटर को कंजर्व करेगा, डिक्रीज योर बिल, लोअर डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, स्लो इरेजन इन ड्राई एनवायरनमेंट, है ना। तो ये सारे हमें इसके जो मेथड्स है वे दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, एक सिंपल मेथड है जिसमें कि रेनफॉल को हमने कलेक्ट किया फॉर फ्यूचर यूजेस, है ना। तो जो वर्षा का जल है, जो रेन वाटर है, हमने इसको बेसिकली हार्वेस्टिंग किया। अगर हमने हार्वेस्टिंग किया तो हमें इसके कई बेनिफिट्स हैं। और जब हम देखेंगे कि अर्बन एरिया के लिए कैसे सोल्यूशन है, तो यही एक इसके लिए सोल्यूशन हो सकता है। सो कलेक्टेड रेन वाटर मे बी स्टोर्ड, यूटिलाइज इन डिफरेंट वे एंड डायरेक्टली यूज फॉर रिचार्ज पर्पस, एंड डिफरेंट मेथड हैव बीन अडॉप्टेड इन डिफरेंट एरिया इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो देखो अगर हम इसके मेंटेनेंस की बात करें कि आखिर क्या क्या, चलो खैर पहले एक 2014 का क्वेश्चन देखते हैं कि वाटर से रिलेटेड या इस टॉपिक, जब भी किसी टॉपिक को हमें तैयार करना है तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अगर हम 2014 का टॉपिक देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, पीवाईक्यू है, यूपीएससी का क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है, वहां से क्वेश्चन है ना। फोर स्टेटमेंट इसमें दे दिए, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, ठीक है, लिंकिंग द कंट्री पेरेनियल रिवर एंड सीजनल रिवर, ठीक है, विथ सीजनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जेबल ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ये सब बहुत बहुत सिंपल सी बातें हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप देखो, समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि बस आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप अगर जनरल लाइफ में थोड़ा सा अवेयर है, आप इन चीजों को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था कि आपको समझ में ना आए।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें, आप खुद सोचिए कि अगर वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो उसके अंतर्गत वाटर को चाहे हम कंजर्व करने की बात करें, और अगर हम वाटर कंजर्विंग की बात करेंगे तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे। ठीक है, हम लिंकिंग की बात करेंगे, नदियों को जोड़ने की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे कि बेसिकली क्या, अच्छा ये हम देखेंगे कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये सारी बातें तो की गई हैं 1, 3 एंड 4, जो कि इसका आंसर भी है, लेकिन इसके लिए अलग से हमने जो कंट्री के रिवर्स है ना, जो सीजनल है और जो पैरेनियल है, पैरेनियल रिवर्स जो कि हिमालय से निकली है, हिमालय माउंटेन से निकली है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर है ना, तो ये पैरेनियल है। पैरेनियल दैट मीन्स कि साल भर इनमें पानी जो है वह रहता है। तो इनको कनेक्ट करना ऐसी रिवर्स है जो कि सीजनल है, जो कि ज्यादातर अगर हम पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स की बात करते हैं तो समटाइम्स आप देखेंगे कि ये सीजनल इसलिए है क्योंकि जब मॉनसून का समय है तब तो इसमें पानी है, लेकिन जब मॉनसून का टाइम नहीं है तब इसमें पानी कम हो जाता है, और कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि सूख भी जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये अलग से ही इसके लिए पूरा जो नदी बचाओ या फिर नदी को जोड़ो कार्यक्रम है ना, रिवर लिंकिंग, वो अलग से एक स्कीम है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये शामिल नहीं है। तो इसका बेसिकली ये आंसर था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो कि यूपीएससी के द्वारा 13 में क्वेश्चन पूछा गया था, ऑन द प्लेनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। तो फ्रेश वाटर आखिर है कहाँ की? अगर वह 2-3% भी है तो वो जो 2-3% फ्रेश वाटर है वह आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में है। अब ये आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की बात करें तो अगर ग्लोबल वार्मिंग इनको पिघला देगा, ग्लोबल वार्मिंग इनको अगर पिघला देगा है ना, तब जाके हमारे पास जो फ्रेश वाटर है उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी होने लगेगी। आप देखेंगे कि जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, चारों तरफ पानी भर जाता है, तो आप सोचेंगे कि चारों तरफ जब पानी ही पानी है तो फिर पानी की कमी कैसे है? उसमें तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब बाढ़ है तो आप देखिए कि सारा पानी जो है वह गंदा हो चुका है, और उसके बाद अब आपके लिए पीने के लिए जो पानी है वो नहीं है ना, ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे ही बाढ़ खत्म होगी, फ्लड खत्म होगी, उसके बाद हैजा जैसी बीमारियां, वाटर बॉर्न जो डिसीज है वो होने लगती हैं। तो यहाँ पर देखो, आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्रेश वाटर द लार्जेस्ट प्रपोर्शन, अगर आइस कैप और ग्लेशियर के बाद फ्रेश वाटर्स कहीं पर है तो हमने ग्राउंड वाटर की भी बात की थी है ना, तो इसके बाद जो एग्जिस्ट है एज ग्राउंड वाटर, ये नेक्स्ट लार्ज प्रपोर्शन है फ्रेश वाटर का। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत सरल थे। अब जैसे कि मैं गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स की बात करूं, जैसे कि जल जीवन मिशन है, 2000 JJM है ना, जल जीवन मिशन। तो आपको क्या करना है कि जो स्कीम्स है और उन स्कीम्स का मेन एम क्या है उसको याद रखना है। तो जैसे कि हम जल जीवन मिशन की बात करें, इसका मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड पोर्टेबल टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो 2024 तक जो ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर पानी की कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन्हें पाइप के द्वारा जो पानी पहुंचाना है, जो टैप वाटर के द्वारा पानी पहुंचाना है 2024 तक। ठीक है, सो फोकस टू टैप वाटर सप्लाई इन वाटर स्कार्स एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज। नेक्स्ट देखो, जल शक्ति अभियान है। जल शक्ति अभियान कंडक्टेड इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो मेन जो प्रॉब्लम है कि अगर जल ही जीवन है, इस तरह की बातें जब हम करते हैं, शायद आप खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन हम पानी के बिना नहीं रह सकते, हम एनवायरनमेंट में जो हवा है, ऑक्सीजन, उसके बिना नहीं रह सकते, सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम देखेंगे कि कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम स्पेशली अगर हम नॉर्थ इंडिया में भी अगर देखें तो जैसे कि जो राजस्थान या इस तरह के स्टेट्स है जहाँ पर वाटर स्ट्रेस ज़्यादा है, जहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है वह बहुत कम है, तो अगर यहाँ पर वर्षा कम है और अगर वर्षा कम है, वहाँ डेजर्ट एरियाज हैं, तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है, इन सब की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सो कंडक्टेड इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, उनमें वाटर कंजर्वेशन को लेकर एंड मैनेजमेंट को लेकर। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन, कैच द रेन प्रोजेक्ट क्या है? तो जो रेन वाटर है, रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है, उसी के लिए तो मेथड है ना। कैच द रेन, एम टू कैप्चर रेन वाटर वेयर एंड व्हेन इट फॉल। कैच द रेन हो गया। इसके अलावा देखो, यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सेंटर वाटर कमीशन से, सेंटर वाटर कमीशन से क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रमोट स्टडी फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग वाटर यूज एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा कि मेन इसका काम जो है वह आखिर क्या होगा? नेक्स्ट है आपका अटल भूजल योजना।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन वाटर स्ट्रेस एरिया, है ना। और इसमें जो 8000 प्लस जो ग्राम पंचायत हैं 81 डिस्ट्रिक्ट एंड 7 स्टेट में, जिसमें कि हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी शामिल है। तो इस तरह के जो वाटर स्ट्रेस एरिया है बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, अटल भूजल योजना, है ना। तो इन सभी की बेसिकली जो ग्राम पंचायत हैं, इसमें कितनी 8000 प्लस ग्राम पंचायत हैं, ऐसे एरिया जिसमें वाटर स्ट्रेस ज्यादा है। हम इन स्टेट्स की बात करें तो इन स्टेट्स में क्या करना कि बेसिकली जो वाटर स्ट्रेस उसको दूर करने के लिए, है ना, वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए, क्लीन वाटर के लिए जो काम है वह करना। तो ये आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने क्वेश्चन अगर पूछा है कि आखिर क्या हमने इस क्वेश्चन को देखा कि क्या बेसिकली इफेक्टिव है, जैसे कि अर्बन एरियाज में, है ना, कि ग्राउंड वाटर जो है वह अगर डेप्लीटिंग हो रहा है, ठीक है, तो या फिर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर क्या इसके उपाय या सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट की 3-4 स्कीम्स जो है वह हमें याद रखनी है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2013 का क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि देखो इसी में लिखा है, व्हाट आर द लीगल प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्ड्स वेस्ट इन इंडिया। तो इनएमरेट द नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया। जैसे कि मान लो आप वाटर के लेके पॉलिसी बनी है, तो अब यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि ये जो वाटर पॉलिसी बनी है, ये वाटर पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है वाटर कंजर्वेशन को लेकर, और क्या क्या इसमें ऐसे मेन प्रोविजन है जो कि हमें इसमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वाटर पॉलिसी एंड टेकिंग रिवर गंगा एज एन एग्जाम्पल, डिस्कस एन स्ट्रैटेजी which may be adopted for river water pollution control and management। और इसके लिए लीगल प्रोविजन क्या है। तो देखो हम देखते हैं कि जो बेसिकली नदी की धाराएं हैं जिन्हें जीवन दायिनी कहा जाता है, उन्हें टॉक्सिक स्ट्रीम्स भी कहा जाने लगा, मतलब जहरीली धाराएं हो चुकी हैं ये। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप देखेंगे कि इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो चुका है कि ना केवल एक तो वाटर कम है, फ्रेश वाटर ही कम है, और आप देखेंगे कि चाहे डोमेस्टिक यूज हो, इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वह यहाँ पर पड़ती है, फिर डोमेस्टिक यूज की बारी आती है। तो एक तो आपके लिए फ्रेश वाटर कम है, एंड देन उसके बाद जो प्रॉब्लम है कि जो वाटर अवेलेबल है वह भी पोल्यूटेड है। अगर रिवर्स में फ्रेश वाटर है तो वो वाटर भी पोल्यूटेड हो गया है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने अपने जो वेस्टेज है वह सीधे उसी में छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए, गंगा को साफ रखने के लिए कई जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि गंगा का तो कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है ना। तो यहाँ पर बेसिकली गंगा का बड़ा इंपॉर्टेंस है, सो इसके लिए कई तरह के जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम्स है वह लाए गए हैं, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। तो वही लीगल प्रोविजन आपको बताने हैं। और अगर आप करंट अफेयर से टच रहते हैं तो जैसे नेशनल वाटर पॉलिसी जो है वह आखिर क्या है, उसने क्या क्या प्रोविजन है, आप उन चीजों को बता के थोड़ा सा गंगा के बारे में बता देंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4-5 क्वेश्चंस की बात की, 2 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के और यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कीम्स। अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में 3 बातें जो है वह आपको बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट तो है कि वाटर स्कार्सिटी क्या है एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कार्सिटी, water scarcity and need for, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, बस 2 बातें, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी क्या है एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट और डैम की बात करें। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, ठीक है, मल्टीपर्पज रिजर्व रिवर प्रोजेक्ट्स, है ना। और यहाँ पर देखो जैसे कि हम अगर डैम की बात करें तो आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्ता पीरियड है ना, उस वक्त भी जो इस तरह की आपको चीजें जो है वह मिलती हैं, चंद्रगुप्ता मौर्य के समय में
और उसमें इरिगेशन जो सिस्टम है वह उस वक्त बिल्ड किया गया था। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल हमारे पास कई ऐसे रिकॉर्ड है, जैसे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम वाटर शेड या फिर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे अच्छा कहाँ पर देखने को मिलता है। और इवन ये पूछा गया कि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी कौन सी ऐसी साइट है। ये बात यूपीएससी ने शायद 2022 में पूछी थी प्रीलिम्स में। तो मल्टीपर्पस अगर हम रिवर प्रोजेक्ट्स की बात करें एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डैम के पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव जो है प्रोस कॉन्स की बात करेंगे कि जैसे कि डैम, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भाई ये तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स भी हैं कि बनाए गए थे फ्लड कंट्रोल के लिए, लेकिन ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये कॉज बन रहे हैं फ्लड कंट्रोल का। क्योंकि रिजर्वायर जो बनाए जा रहे हैं, जो डैम बनाए जा रहे हैं, उनके आप देखेंगे कि बहुत ही पुअर जो है वह सेडिमेंट जो है वह हो जाता है, और इतना ज्यादा वहां पे सेडिमेंटल हो जाता है, इतने ज्यादा जो अवसाद है वह नदी के नीचे जमा हो जाते हैं। तो यूपीएससी यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वह पूछ लेता है, ठीक है, कि जो डैम है वह बनाए गए थे कि हम इरिगेशन करेंगे एग्रीकल्चर के लिए या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए, हमें जो पानी है वह आसानी से मिल जाएगा। बट ये तो क्या है कि रिवर पर इस तरीके से, जैसे कि आप कावेरी मुद्दा सुन लें, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो ये इंटर जो स्टेट डिस्प्यूट्स है उसके एक कॉज बन जाते हैं। जैसे कि नर्मदा बचाओ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कि शुरू तो किया गया था कि हम एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेंगे, लेकिन बाद में मुख्य फोकस एनवायरनमेंट से हटकर उस बात पे हो गया कि जिन लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया है, आखिर हम उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेशन करें या गवर्नमेंट कैसे उनको प्रोटेक्ट करे, उनकी लाइवलीहुड के लिए वर्क करें। सो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की हम प्लस माइनस सारी चीजों की बात करेंगे। और यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख चुके, ये एक तरीका है वाटर मैनेजमेंट का, है ना, ग्राउंड वाटर जो है उसको भरने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मेन कॉज और इम्पैक्ट, कॉज और सॉल्यूशन, है ना, दो बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले तो देखो कि हम देखते हैं कि जो पूरा आपका अर्थ है ना, ये जो अर्थ है बेसिकली इसका 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, but only a small proportion of the account for fresh water that can be put to use, and water is a renewable resources। देखो वाटर जो है वह बेसिकली रेनेबल रिसोर्सेस है। रेनेबल रिसोर्सेस के बाद आपने सुना होगा कि जो जलीय चक्र है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, उस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ये जो है वह रिन्यू हो जाता है और यूज्ड हो जाता है। उसके बाद भी वाटर स्कैर्सिटी जैसे जो वर्ड है वो हमें डराते हैं, वाटर स्ट्रेस जैसे जो वर्ड्स है वह हमें डराते हैं कि 3/4 सरफेस पर, 3/4 जो अर्थ का सरफेस है उस पे वाटर अवेलेबल है, उसके बाद भी वाटर स्ट्रेस है। और ये जो वाटर स्ट्रेस है वो बिकॉज ऑफ एक हम कहेंगे कि पुअर मैनेजमेंट है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, और भी कई इस तरीके के मिसयूज की जो बात है, और वाटर पोल्यूटेड इसमें एक मेन रीजन है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि फ्रेश वाटर तो बहुत कम है। अच्छा, और फ्रेश वाटर हमारे पास जो अवेलेबल है वो कहां कहां पर है? अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर वाला जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछ भी चुका है कि ग्लेशियर एंड आइस कैप्स के बाद सेकंड कहां पर है, तो ग्राउंड वाटर है। तो इन दोनों को आप लिख लीजिए, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, इसके अलावा लेक एंड रिवर्स, ठीक है। अब देखो रिवर्स में है लेकिन रिवर्स पॉल्यूटेड हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, रिवर्स पॉल्यूटेड हो रही है, सो ये एक प्रॉब्लम हो गया। और हमने यहाँ पर जाना कि एक रेनेबल रिसोर्सेज है, मतलब जो जलीय चक्र है ना, जो आपका हाइड्रोलॉजिकल अगर हम साइकिल की बात करें, ठीक है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जलीय चक्र है, इससे ये रिन्यू हो जाता है, ये इससे रिचार्ज हो जाता है, रेनेबल एंड रिचार्ज, पुनर्भरण हो जाता है, फिर से ये ग्राउंड वाटर में जो है अगर वह बदल गया हम इसका फिर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वाटर स्कार्सिटी है, ठीक है। अब देखो वाटर स्कार्सिटी की अगर हम बात करें तो आखिर ये जो है वह है क्यों, वाटर स्कार्सिटी की भी अगर हम बात करें तो आखिर जो है वह ये है क्यों, है ना। कुछ फैक्ट्स की हम बात करें क्या, कुछ फैक्ट्स मैं आपको पहले वाटर के बारे में बताती हूँ फिर हम आगे चलते हैं। और इसमें देखो जैसे कि ये सारे फैक्ट ना आपको यूज जब आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे होते तब यूज करना है, या फिर प्रीलिम्स में सीधे इस तरह के जो फैक्ट है वे पूछ लिए जाते हैं। सो अगर हम देखेंगे कि जो फ्रेश वाटर है वह एटलीस्ट 3% ऑफ है टोटल वाटर,
ठीक है, 3% ऑफ टोटल वाटर जो है केवल उतना ही फ्रेश वाटर है। और इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया एंड 4% ऑफ द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज। कि अगर हम देखें कि वर्ल्ड के जो भी जितने भी टोटल अगर हम वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया में ये जो वाटर रिसोर्सेज हैं ये कितने हैं, केवल 4% है एंड अबाउट 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। So the total water available from precipitation in country in a year is about 4,000 cubic। एंड देखो यहां पर अगर हम देखें कि एवरेज जो प्रेसिपिटेशन है इंडिया में वह कितना है, 1170 मिलीमीटर पर ईयर। ठीक है, सो अवेलेबिलिटी फ्रॉम सर्विस वाटर एंड अच्छा एक बात और देखो कि बेसिकली जब ये आएगा कि इंडिया के पास कितने वाटर रिसोर्सेज हैं, लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो जो पॉपुलेशन है जिस तरीके से बढ़ रही है तो ना केवल वाटर बल्कि सभी जो भी रिसोर्सेज है उन पर एक दबाव, एक स्ट्रेन जो है वह हो जाता है। तो क्या अब जनसंख्या तो हम कम कर नहीं सकते, ठीक है, सरकार उसके लिए अलग प्रयास कर रही है, बट यहां पर हमारा मेन फोकस अगर वाटर रिसोर्सेस को बचाना है तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसको पोल्यूटेड ना करें, है ना, हम उसको रीयूज करें। तो आप देखेंगे कई ऐसी टेक्निक्स है या करंट अफेयर में आप देखेंगे कि कुछ हो सकता है कि ऐसी ऐसी नई नई टेक्निक्स आती जाए कि हम किस तरीके से जो घरों का पानी है हम उसको रीयूज करते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि किचन का जो पानी है, किचन के सिंक का जो पानी है वह हम गार्डनिंग में यूज कर लें, है ना, उसको हम क्या कर लें, बगीचे में यूज कर लें। तो हम इस तरीके से वाटर का जो एक यूज है उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर रिसोर्सेज की हम बात करेंगे। सो वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। सो सबसे पहले देखो अगर हम वाटर स्कार्सिटी की बात करें, आपको राजस्थान में देखो जो हमारा समाज है, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सामने जो डायग्राम्स मिलेंगे या हमारे सामने जो मूवीज मिलेंगी या हमें जो रील्स अभी देखने को मिलेंगी वो उसी चीज से रिलेटेड होंगी। आप ज्यादातर अगर राजस्थान की पिक्स और इन सब चीजों को याद रखेंगे तो आपको उसमें याद होगा कि डेजर्ट आपको दिखाई दे रहा है और डेजर्ट में आपको कुछ वुमेन्स, कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है जो सर पे मटके लेके चल रही है। तो यहाँ पर जैसे ही आपको वाटर स्कार्सिटी की जो बात है वह आती है, दिमाग में ख्याल आता है, आपको इस तरह से जो डेजर्ट एरिया है और वहां पे मटका लिए हुए महिलाएं वो आपको दिखाई देने लगती है, मतलब हमारी जो इमेजिनेशन है वह बनने लगती है। इमेजिनेशन जैसे कि हमने जब प्रेजुडिस की बात की थी और हमने जाना था कि जो प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है, वो हमारी सोच को बना रहे हैं। जैसे ही हमने कहा नर्स तो हमारे दिमाग में आ गया फीमेल, जैसे ही हमने कहा डॉक्टर तो हमारे दिमाग में एक पुरुष आ गया, जैसे ही हमने कहा पायलट तो हमारे दिमाग में एक मेल की तस्वीर बन जाती है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से जब हम वाटर स्ट्रेस की बात करेंगे, लेकिन ये वाटर स्ट्रेस केवल डेजर्ट एरिया तक नहीं है बल्कि उसके अलावा बाकी भी जगह पर है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली अगर हम देखेंगे कि वाटर स्कार्सिटी की अगर हम बात करें या फिर अवेलेबिलिटी की बात करें कि जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसमें वेरिएशंस है, चाहे हम सीजनल देखें चाहे हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो आपको एक इसमें जो वेरिएशन है वह देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि वाटर स्कार्सिटी जो है बेसिकली इसका कॉज क्या है, आखिर रीजन क्या है, रीजन और सॉल्यूशन दो चीजों पे हमें फोकस करना है। वाटर स्कार्सिटी की जब हम बात करेंगे तो आखिर जो रीजन है वह क्या है, कॉजेज या कारण की हम बात करेंगे, ये आपको क्या दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज्यादा चीजों को एक्सप्लॉइट करना, ज्यादा उसका दोहन करना, एक्सेसिव यूज, excessive use and unequal access of water and unequal access to water। आपको अगर एक एड याद होगा, वैसे मुझे लगता है कि सबने शायद उस एड को देखा होगा, टीवी पर अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों का यूज किया जाता है टेलीविजन पे, क्योंकि आम आदमी सीधा जुड़ा रहता है टेलीविजन से, है ना, न्यूज में क्या चल रहा है सारी चीजें उसको बड़ा पता होती है, क्योंकि वो उसके बाद अगर उसके पास ज्यादा टाइम है या जो भी उसके पास फ्री टाइम अवेलेबल ज्यादा है वो
टीवी से ही जुड़ा है, वो सोशल मीडिया से ही जुड़ा है। उसमें ये बताया जाता है कि जब एक शहर का आदमी जो कि शावर से नहा रहा है, ठीक है? तो वो जितने टाइम तक, अगर 10 मिनट, 15 मिनट जितना वह शावर से पानी का यूज़ कर रहा है बेसिकली, अगर वही शावर उसका जो पानी है वह कलेक्ट किया जाता, तो जाने कितने जो हाउस होल्ड हैं, उनकी बेसिकली जो नीड है डेली डोमेस्टिक यूज़ की बात करें, किचन की बात करें, अगर हम देखें गार्डनिंग की बात करें, या फिर हम ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, तो बहुत सारे लोगों का जो काम है वह हो सकता है केवल उसके 15 मिनट के शावर से। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप देखते हैं कि अनइक्वल एक्सेस टू वाटर है, चीजों को लेके अनइक्वल एक्सेस टू वाटर है। तो कोशिश इस बात की जाती है कि जो ऐसे फ्लड एरिया है, या फिर जहां वाटर एक्सेस जो है वह ज्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, हम वहां से कोई नदी, नहर है ना, कुछ ऐसे लिंकिंग का जो काम है वह हम करें, ताकि ऐसे एरियाज जहां पर वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्कार्सिटी ज्यादा है, हम वहां पर इस चीज को पहुंचा सके। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पे अवेलेबिलिटी ज्यादा है और हम वहां से जो जहां पे वाटर स्कार्सिटी है, हम वहां पे जो पानी है वह पहुंचा दे। एक सरल तरीका हो सकता है, ऐसा हम कैनाल या नहरों के द्वारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि इसके रीजन ओवर एक्सप्लॉयटेशन और ये सारे हैं। सो मे बी इसके और अगर हम रीजंस की बात करें, इसका और जो रीजन है बेसिकली वह क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी क्या, जो अगर हम और रीजंस की बात करें तो इसका जो रीजन है, जैसे कि आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या बढ़ रही है ना, अगर पॉपुलेशन जो है ये ग्रो कर रही है, तो डेफिनेटली इसकी नीड के लिए जो पानी है वह ज्यादा चाहिए। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो डिमांड है वह बढ़ जाएगी। जब डिमांड जो है वह बढ़ेगी, तो इसका जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो दोहन है बेसिकली, वह भी बढ़ जाएगा। सो ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर, ठीक है। सो देखो, ना केवल जो ये लार्ज पॉपुलेशन है, ना केवल इससे वाटर की डिमांड बढ़ेगी, बल्कि आप खुद देखिए कि इससे जो फूड की बात है, ग्रेन की बात है, फूड ग्रेन है ना, इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। एंड फूड ग्रेन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो पानी की डिमांड है वह बढ़ जाएगी, है ना। एग्रीकल्चर अगर हम यूज की बात करें, इरिगेशन की बात करें, तो एग्रीकल्चर यूज के लिए भी जो वाटर की डिमांड है वह इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो ना केवल डोमेस्टिक यूज बल्कि इरिगेशन के लिए जो वाटर है उसके लिए भी हमें आवश्यकता जो है वह ज्यादा होगी। सो बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, डोमेस्टिक यूज, बट ऑल्सो प्रोड्यूस मोर फूड फॉर इनके जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और यहां से हमें बेसिकली जो इरिगेट एग्रीकल्चर है वहां से उसका भी डिमांड जो है वह बढ़ जाएगी, है ना। सो इरिगेटेड एग्रीकल्चर, इरिगेटेड एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा, अगर पानी का यूज कहीं होगा परसेंटेज वाइज, तो ये इरिगेशन के लिए होगा, सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो वाटर को यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉइट किया जाएगा इरिगेशन एरियाज को डेवलप करने के लिए। अब देखो, इसके अलावा कुछ और भी रीजंस हम देखेंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है तो उसके आखिर जो रीजन है वह क्या है। कुछ और रीजंस की हम बात करें, कुछ और रीजंस की हम बात करें। अच्छा ये बताओ कि अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम इराक की बात करें, तो इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन जिस तरीके से हुआ, ज्यादा इंडस्ट्रीज का आना, एमएनसीज का काम करना, एमएनसी में लोगों का काम करना, अर्बनाइजेशन होना, ये सभी कारण क्या नहीं है वाटर स्कार्सिटी के, वाटर स्ट्रेस के, ओवर एक्सप्लॉइटेशन के? डेफिनेटली है। तो यहां पर हम देखेंगे कि बेसिकली जो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंटेंसिव industrialization and urbanization, industrialization and urbanization, ठीक है। increasing number of industry and pressure of existing fresh water resources, pressure of existing
वाटर, देखो किसी भी रिसोर्स की हम बात करें, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वह लिमिटेड है। किसी भी तरह के रिसोर्सेज की बात करें, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ जाएंगे। जो जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो जमीन नहीं बढ़ जाएगी ना, वो उतनी ही रहेगी, तब हमें प्रॉब्लम उस पर भी हो जाएगी। कि अगर मान लीजिए ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वह अगर मेट्रो सिटीज में हो रहा है, तो आप देखो कि वहां पर बेसिकली पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। कि अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए 100-200 का है, तो यहाँ पर शायद 10,000 और 11,000 व्यक्ति जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। यहाँ पर घर नहीं बल्कि फ्लैट का कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर घर नहीं फ्लैट, क्योंकि अब लैंड है ही नहीं। अगर जमीन ज्यादा होती, आप देखो कि जैसे कि उत्तराखंड है या फिर इस तरह के एरियाज हैं, कि अगर वह ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, या फिर वहां पर अगर मान लीजिए कि कम पॉपुलेशन कम है, तो आपको बड़े बड़े फार्म हाउस या फिर बड़े बड़े घर लोगों के पास मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, इस तरह की सिटीज आपके दिमाग में आएगी, तो आपको पता चलेगा। इवन दिल्ली में जो बच्चे रह रहे हैं वो इस बात को समझ पाते होंगे कि बहुत छोटा सा कैबिन आपको मिलता है यहाँ पर स्टूडेंट रेंट, एक कमरे के नाम पर, केवल जिसमें कि आपकी चेयर आ जाएगी, आपका बेड आ जाएगा, और बस उतनी ही जगह जितने में आप निकल जाओ, बस इतनी ही जगह। और उसका भी आप ठीक ठाक शायद यहाँ पर पे करते होंगे, शायद 8 और 10,000 रेंट है केवल इतने छोटे कमरे का। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या बताते हैं कि देखो ज्यादा डिमांड हो गई है ना, जो रिसोर्सेज है उस पर ज्यादा दबाव आ गया, लोगों ने उस चीज को अपना बिजनेस बना लिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली एग्जिस्टिंग जो वाटर रिसोर्सेज है, इस पर बेसिकली जो प्रेशर है वह ज्यादा आएगा। अब देखो कि ना केवल इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन जो होगा, अच्छा ये बताओ कि जो इंडस्ट्रीज हैं, इन्हें क्या केवल डोमेस्टिक यूज के लिए पानी चाहिए, या फिर केवल हम ये देखें केवल इन्हें यूज के लिए पानी चाहिए, या फिर ये इन्हें एनर्जी भी चाहिए। और ये जो एनर्जी, ये जो ऊर्जा है ना, ये एनर्जी जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो बात है वह करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, आप देखेंगे कि जल विद्युत बांध भी बनाए जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि एट प्रेजेंट अगर हम इंडिया में देखें तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 20% जो 22% जो है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वह जनरेट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा देखो कि जब हम अर्बनाइजेशन की बात करेंगे, तो जो हाउसिंग सोसाइटी है, और सभी हाउसिंग सोसाइटी में अगर उनके टैप वाटर हैं, तो यहाँ से भी जो वाटर स्ट्रेस है बेसिकली ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, अब एक और रीजन जो हम देखेंगे इन सब चीजों के चलते, कि एक तो अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है उसकी भी जो क्वालिटी है वह खराब हो रही है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो सीधा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि आखिर इसके जो है वाटर पोल्यूशन के क्या कॉजेज हैं और इसके क्या उपाय हैं। ठीक है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। अब यही सारे रीजन है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। या फिर हम पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन का मतलब है किसी भी जो भी रिसोर्सेज है, चाहे हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो उसकी क्वालिटी का कम हो जाना, चाहे वाटर पोल्यूशन की बात करें उसकी क्वालिटी का कम हो जाना। तो जब क्वालिटी जो है वह डिक्रीज होगी, है ना, क्वालिटी जो है वह जब वह डिग्रेड होगी, देन उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। तो देखो पोल्यूशन क्यों है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये प्रॉब्लम है। केमिकल, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का यूज, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर, एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एंड फर्टिलाइजर यूज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से बेसिकली जो वाटर है वह पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, और इस वाटर के पॉल्यूशन होने से देखो, जो जल जीव मतलब जो ऐसे ना केवल हमारा लाइवलीहुड, बल्कि देखो कि जो बेसिकली एक्वाटिक जो लाइफ है वो भी प्रभावित हो रही है। जो वाटर का पूरा अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, ये जो इकोसिस्टम है ये भी इससे प्रभावित होगा। ठीक है,
और अगर आपको फूड सिक्योरिटी करनी है, फूड सेफ्टी करनी है, वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, अपना लाइवलीहुड बचाना है, तब आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको डिग्रेडेट होने से आप इसको प्रिवेंट करें और आप वाटर मैनेजमेंट करें, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि ये देखो कि बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो वाटर आपका पॉल्यूटेड हो रहा है, तो ये जो एक्वाटिक लाइफ है उसको प्रभावित कर रहा है ना। जो पॉल्यूटेड वाटर है वो एक्वाटिक लाइफ को प्रभावित करेगा, पूरे इकोसिस्टम को ये डैमेज करेगा, और इकोसिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें वाटर मैनेजमेंट और क्लीन वाटर के लिए हमें काम करना है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात करें, जैसे कि जल जीवन मिशन है, और भी कई तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वह चलाए हुए हैं, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शुरू की कि वाटर स्कार्सिटी जो है वह आखिर क्या रीजन है, कैसे शुरू हो रहा है, क्या अर्बनाइजेशन है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है उन्हें ना केवल अपने नॉर्मल यूज के लिए वाटर चाहिए, बल्कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि इंडिया 22% जो है वह इलेक्ट्रिसिटी को इससे जनरेट कर लेता है। बैड क्वालिटी एंड पोल्यूशन इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमें अगर अपने जीवन को, हमें अपने लाइवलीहुड को अगर सुरक्षित करना है, आप सोचिए कि आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए आप वहां पर नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आप वहां पर नहीं रह सकते। जो भी ऐसे लोग हैं कि अगर वह अफोर्ड कर सकते हैं कि वे दिल्ली के बाहर भी कुछ समय के लिए रहें, तो वह कोशिश करते हैं कि वह रह लें। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ आप देखेंगे कि ये जो पोल्यूशन, स्पेशली अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें, और एयर पोल्यूशन में भी हम देखें कि अगर विंटर सीजन का एयर पोल्यूशन हो दिल्ली का, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वे इस हद तक बढ़ जाती हैं कि इस पॉल्यूशन के कारण लोगों की डेथ होने लगती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि जब जितनी भी पूरे विश्व में डेथ हो रही है, उसमें 33% जो डेथ है वह इंडिया में होने लगती है, और ज्यादातर महानगरों में होने लगती है, स्पेशली मॉर्निंग टाइम की, अगर हम चाहे हम हार्ट अटैक्स की बात करें या इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो ये जो पॉल्यूशन है, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे लैंड हो, चाहे सॉइल हो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो अगर हमें अपने लिए लाइफ को सेव करना है, अगर हमें सस्टेन डेवलपमेंट की बात करना है, हमें इन सभी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें मैनेज करना होगा, और इसीलिए हम वाटर मैनेजमेंट की जो बात है वह करते हैं। अब वाटर मैनेजमेंट के लिए हम बात करेंगे डैम की। वाटर मैनेजमेंट के लिए हम बात करेंगे डैम की। ठीक है, और ये अगर हम डैम की बात करेंगे तो बेसिकली डैम पे क्या किया जाता है। बेसिकली आप देखो कि जैसे कि मान लो कोई रिवर है, ठीक है, जैसे कि हम सतलज व्यास रिवर की बात करें, तो वहां पर भाखरा नांगल नांगल जो डैम है उसको बनाया गया, या फिर हम महानदी बेसिन की बात करें तो उस पर हीराकुद डैम जो है उसको बनाया गया। तो जो रिवर थी, आपने जैसे कि ये मान लीजिए ये रिवर एरिया है, आपने यहाँ पर बांध दिया उसको, है ना, बांध दिया, ये आपका डैम हो गया। तो इससे इसका जो एरिया है वह कुछ इतना बढ़ जाता है, और आप आगे अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो पानी है वह यूज कर लेते हैं। चाहे तो आप इरिगेशन के लिए कैनाल निकालें, या यहाँ पर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, आप इसको बनाएं, या फिर आप यहाँ पर मतलब और भी यूज के लिए कि यहाँ पर आपने एक क्या किया कि वाटर का जो प्लांट है वह लगा दिए, जहां से सप्लाई जो है वह आगे हो रही है। तो ये बेसिकली इसका जो एक मल्टी यूज है, मल्टीपर्पज जो यूज है वह किया जाता है। डैम का एक मल्टीपर्पज जो यूज है वह किया जाता है। तो हमने इसे कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ उद्देश्यों के साथ शुरू किया कि इसे देखो सिंचाई भी हो रही है ना, हाउस होल्ड को डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए जो पानी है वह मिल जा रहा है, ना केवल इंडस्ट्रीज को पानी बल्कि एक इलेक्ट्रिसिटी, एक जो एनर्जी चाहिए वह भी मिल जा रही है। लेकिन इससे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। हर एक चीज के बेनिफिट्स तो हो नहीं सकते, दो पक्ष होते हैं, है ना, दो पक्ष होते हैं। और यहाँ पर जो इसका दूसरा पक्ष है वो हमें नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि आप सरदार सरोवर डैम की बात करें, जब जब उसकी ऊंचाई बढ़ती है लोग जो विरोध है वह करते हैं। और उसके पीछे रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो रिवर है वह अगर इस तरह से जा रही है, और आपने डैम जब बनाया तो रिवर कुछ इस तरह, इतना जो पानी है वह यहाँ पर भर गया, तो यहाँ की जो जमीन है, यहाँ का जो वेजिटेशन है वो सारा सबमर्ज्ड हो जाएगा। और अगर ये सबमर्ज हो रहा है दैट डेफिनेटली एनवायरमेंटल के लेकर इश्यूज होंगे।
आप देखेंगे कि नदी घाटी जो है वह ज्यादा, यहाँ पर फर्टाइल लैंड ज्यादा होती है, और अगर ये फर्टाइल लैंड जो है वह डूब गई अगर पानी में, तो ऐसे में यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी लाइवलीहुड प्रभावित होगी, उनकी जो आजीविका है वह प्रभावित होगी, और उनको यहाँ से डिस्प्लेस्ड भी किया जाएगा। जब डिस्प्लेस्ड किया जाएगा तो बाकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी कि उनके प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के लिए जो वर्क है गवर्नमेंट ने वह नहीं किया। तो यहाँ पर देखो कि आप बेसिकली अब देखेंगे कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देख कई तरह के ऐसे एक्ट्स बना दिए गए कि जो भी यहाँ पर कंपनी इस तरह के प्रोजेक्ट बनाएगी वो उसका पहला काम ये होगा कि जो यहाँ के जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए बेसिकली एक तो यहाँ पर काम दे, और दूसरी बात है ना केवल यहाँ पे रोजगार दे बल्कि इस डैम से जो बेनिफिट है वह उनको मिले, उनको इरिगेशन के लिए मिले, और सबसे बड़ी बात है कि उनके ये प्रोजेक्ट जब बनेगा उसके पहले उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो उपाय हैं वह कंपनी के द्वारा किए जाने चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो है वह बनाई गई। तो हमने क्या किया कि अच्छा चलो देखते हैं, अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, सो वी यूज्ड टू कंजर्व वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक अ डैम, built as stone and rubble reservoirs of lake, है ना, embankments and canals of irrigations। जैसे कि हम सीरी फोर्ट को पानी का यूज जो है वह होता रहे, इसके लिए 14th सेंचुरी में जो दिल्ली की बात करेंगे, यहाँ पर आपने हौसखास मेट्रो स्टेशन सुना है, वहां पे एक टैंक बना हुआ है, तो एक टैंक जो है वह हौसखास का बनाया गया ताकि जो सीरी फोर्ट है उसको बेसिकली पानी की सप्लाई जो है वह की जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि 11th सेंचुरी में भोपाल लेक भी बनाया गया। तो ये सारे जो लेक अगर बनाए गए उन सभी के पीछे रीजन था, उन सभी के पीछे पर्पस था कि आपको चाहे इरिगेशन हो चाहे डोमेस्टिक यूज हो, इस सभी के लिए जो वाटर है बेसिकली वह अवेलेबल रहे। और चाहे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी एक डेवलप किया गया। ठीक है, तो अब देखो कि इसको आखिर मल्टीपर्पस जो है वह क्यों कहा जाता है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इनका यूज क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो यूज देखो, यूज की हम बात करेंगे तो जैसे कि हम शुरू करेंगे इसको कि इरिगेशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यूज, इरिगेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। अभी तो हम यहाँ पढ़ लेंगे कि इसको फ्लड कंट्रोल के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि जब हम इसके बेसिकली ड्रॉबैक्स देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये फ्लड कंट्रोल के लिए बनाए गए थे बट ये अनसक्सेसफुल रहे इसको करने में, और बेसिकली इसके रिजर्वायर में जो इनके नीचे जो सेडिमेंट्स है बेसिकली जो इकट्ठा हो जाते हैं वो इवन फ्लड जो है उसको एक आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, सो यूज फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग की हम बात करें, ठीक है, मत्स्य पालन की हम बात करें, तो ये सारे जो चीजें हैं एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसका बहुत ज्यादा जो यूज है वह कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सतलज बेसिन की बात करें, ठीक है, सतलज बेसिन, और यहाँ पर भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट, ठीक है, महानदी बेसिन पर है ये, महानदी। और इनके इसी यूज, इसी चीजों को देखते हुए जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा ये कहा गया था कि ये तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। इनके इसी मल्टीपर्पस यूज को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम हमारे देश के, इन्होंने ये कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया।
टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया कि आखिर किसने जो डैम है उन्हें टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। ठीक है, सो इसलिए कहा क्योंकि इससे बेसिकली एक इंटीग्रेटेड जो डेवलपमेंट है वह होगा। क्यों कहा? क्योंकि इससे एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा, और ये जो डेवलपमेंट है, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात कर लें, ठीक है, एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी से बढ़ेगी, विलेज इकोनॉमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन and growth of the urban development and growth of the urban development। तो इन सभी बातों के कारण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था कि ये जो डैम है बेसिकली, या जो बांध है, रिजर्वायर्स हैं, ठीक है, जहां पे पानी को स्टोर किया जा रहा है, ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, अब देखो कि बेसिकली इनकी जो प्रॉब्लम्स है आखिर वह क्या है। इनकी प्रॉब्लम्स और हम देख लेते हैं कि मल्टीपर्पस तो है, तो इसमें मल्टीपर्पस ये इस बात में भी है कि इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, हम उन प्रॉब्लम्स को भी पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम्स जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम्स तो ये हो गया कि हमने बहुत सारे ऑपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रिसोर्स, वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, अगर इसका ऑपोजिशन करा जाता है तो वैरायटी ऑफ रीजंस है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना, जो कि प्राइमरी तो फोकस था, प्राइमरली तो इसका जो फोकस था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, एनवायरमेंटल मूवमेंट था शुरुआत में। ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि जब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम इनको कैसे बचा सकते हैं, इनको क्या प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट है ना ऑफ लोकल कम्युनिटीज। तो ये जो लोकल कम्युनिटीज हैं, इनके बेसिकली लाइवलीहुड एंड लोकल कम्युनिटीज लाइवलीहुड एंड रिहेबिलिटेशन है ना, एंड रिहेबिलिटेशन, इसके लिए जो है वह क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे जो रिहेबिलिटेशन है वह किया जाएगा। ठीक है, सो देखो बेसिकली हमने देखा कि इसका जो अपोजिशन है वह बहुत सारे रीजन से होता है, जिसमें कि हम यहाँ पर एक रीजन की अगर हम बात करें, वैरायटी ऑफ रीजन, वैरायटी ऑफ रीजंस है ना, इसको अपोज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो फर्स्ट तो इसमें हम देखेंगे जैसे कि ये रिवर का ये अफेक्ट करेगा नेचुरल फ्लो, नेचुरल फ्लो, इसलिए हम अर्बन फ्लड जैसे कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, है ना, कि वहां पे रिवर का फ्लो था, लेकिन जैसे जैसे रिवर पीछे जाती गई आपने वहां पे डेवलपमेंट करते रहे, और जब रिवर का जो नेचुरल फ्लो चूंकि वहां पर था, और उसके कारण आपको अर्बन फ्लड जैसे जो कॉन्सेप्ट है वह देखने को मिल गए। और इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो नदियां हैं वह शहरों में घुस आई हैं, या फिर जो शहर है वह नदियों में चले गए हैं। तो यहाँ पर ये जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको अफेक्ट करेगा पुअर सेडिमेंट फ्लो, पुअर जो अवसाद है, जो सेडिमेंट्स हैं, इसका बहुत पुअर फ्लो रहता है, और ऐसे में एक्सेसिव जो सेडिमेंट्स है ये देखने को वहां पर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक्सेसिव सेडिमेंट्स, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, जो कि रिवर एक्वाटिक लाइफ को भी प्रभावित करेंगे, और ये डैमेज करेगा वेजिटेशन को, है ना, वेजिटेशन एंड सॉइल लैंड जो है वो इसमें सबमर्ज हो जाएगी, सबमर्ज्ड लैंड एंड वेजिटेशन, है ना।
तो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होंगी, और जब सेडिमेंटेशन और ये सारी चीजें होंगी तब ऐसे में हम देखते हैं कि ये फ्लड कंट्रोल नहीं बल्कि बेसिकली फ्लड को प्रभावित करेगा। तो ये कुछ हमें ऐसी जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली वह दिखाई देती हैं। सो इसी सब प्रॉब्लम्स के लिए जैसे कि हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात की, ठीक है। अच्छा देखो, एक और हमें इसकी जो प्रॉब्लम दिखाई देती है कि बेसिकली आप देखो कि जब अब इस तरह के वाटर प्रोजेक्ट और चीजें बन गई, डैम बन गए, तो जहां पर पानी नहीं था वहां पे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है। अब वाटर अगर अवेलेबल है तो जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, क्योंकि इरिगेशन अवेलेबल हो गया, पानी अवेलेबल हो गया सिंचाई के लिए, तब ऐसे में आपको जो क्रॉप पैटर्न है उसमें एक चेंजेस देखने को मिलता है। जो क्रॉप पैटर्न है ना, वो आपको चेंज देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है इरिगेशन पैटर्न के चेंज होने। क्रॉपिंग पैटर्न इससे चेंज हो जाएगा। क्रॉपिंग, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज। और ये चेंज क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो शिफ्ट करेंगे टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। फार्मर्स shifting to water intensive commercial crop। जैसे कि पंजाब हरियाणा की बात करेंगे कि जब वहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन के लिए वाटर, वहां पे कैनाल और सारी चीजों की व्यवस्था की गई। तो चूंकि वहां पर देखेंगे आपकी जब उतने वाटर रिसोर्सेज या चीजें अगर अवेलेबल नहीं है मान लीजिए, तो हो सकता है कि वहां पर जो है वह जो पल्स है या फिर दाल है उसकी खेती की जा सके, क्योंकि उसके लिए कंपैरेटिवली कम पानी चाहिए, कम इरिगेशन चाहिए। लेकिन अगर वहां पर देखो, अब जैसे कि हम शुगर केन की बात करें या फिर हम राइस की बात करें, जो जो कि ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं, तो इन सब चीजों की खेती होने लगी, बहुत ज्यादा होने लगी। तो कई ऐसे बेल्ट है जहां पर इरिगेशन पैटर्न के कारण जो क्रॉपिंग पैटर्न है ये पूरा चेंज हो गया। तो ये कहा जाता है कि अगर हम एट प्रेजेंट एक सॉल्यूशन के रूप में देखें ना, तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिकली ये हो सकता है कि जहां पर जिस तरीके का पानी अवेलेबल है, अगर मान लीजिए इरिगेशन के लिए उतना वाटर नहीं है, तो आप इस तरह की जो फसलें हैं, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं उसको अपनाएं, ताकि जो प्रोडक्टिव है और सारी चीजें हैं वह बनी रहे और बहुत ज्यादा वाटर पे जो स्ट्रेस है वह ना आए, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए ओवर इरिगेशन होता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा कि अगर ज्यादा इरिगेशन जो है वह किया जाता है, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा इरिगेशन हो रहा है, तब ऐसे में क्या होगा, तो जो मिट्टी है ना वो बेसिकली लवणीय हो जाती है, वह सलाइन हो जाती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओवर इरिगेशन के कारण सैलिनाइजेशन हो जाता है, सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल, है ना। एक और इसका कारण आप देखो, ठीक है, एक और अगर हम इसके रीजन की बात करें सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल के बाद, कि बेसिकली जो सोशल गैप है वह बढ़ जाता है। सोशल गैप, ये सोशल गैप कैसे बढ़ेगा, जैसे कि आप देखेंगे कि पंजाब और हरियाणा का जो किसान है ना, वो बेसिकली आप देखोगे कि वो बहुत चाहे हम वेल्थ की बात करें या फिर बाकी सारे, वो बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन आप बाकी और जगह के अगर हम किसानों की बात करें, यूपी बिहार के किसानों की बात करें, उनकी सिचुएशंस उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि एक जो सोशल गैप है वह कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि एक तरफ तो रिचर एंड लैंड ओनर है, और दूसरी तरफ जो है वह पुअर है एंड यहाँ पर लैंडलेस, ठीक है, कि इनके पास भूमि नहीं है, ये गरीब है, और मतलब एक जो गैप है ना इनके बीच में ये भी बढ़ जाता है, जैसे कि हम पंजाब हरियाणा और बाकी जगह के किसानों की बात करें। इसके अलावा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करें, है ना, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट,
एंड ये और एक और लास्ट आप लिख लीजिए कि ये बेसिकली क्या करेगा, ये ट्रिगर्ड कर रहा है फ्लड को, ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन, ड्यू टू फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन। तो देखो हमने इसकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वह बेसिकली जान ली। अब इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा ये तो आपका हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स की बात करें तो देखो पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि अगर हम देखें तो जो आपने हाइड्रो पावर या फिर जो डैम बांधा है ये से आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो एक ऑप्शन आपका है, जैसे कि हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पास एनर्जी का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, वाटर सप्लाई का ऑप्शन हो गया कि जो भी वहाँ के आसपास की सोसाइटीज हैं, हाउस होल्ड है, उनके लिए। बट अगर हम सेडिमेंटेशन की बात करें तो सेडिमेंटेशन क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। चलो ये तो देखो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वाटर सप्लाई भी आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सेडिमेंटेशन की बात करें नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ट्रिगर कर रहा है फ्लड्स को, ये फ्लड्स को ट्रिगर करेगा, ये ट्रिगर करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो फ्लडेड हैबिtat कल्चर एंड होम्स, डिस्प्लेस पीपल एंड प्रोटेस्ट, तो ये नेगेटिव हो गया इसका, ठीक है, हो गया। अगर इसके बाद हम देखें कि जो अगर ये इरिगेशन के लिए काम आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड फ्रॉम, अगर हम जो फिशरीज हैं, ठीक है, या इन सब की बात करें, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो जिनका बेसिकली लाइवलीहुड किसी पर्टिकुलर रिवर या उसके साइड पर डिपेंडेंट था, उस पर वो पूरी तरीके से उनकी जीविका थी, तो बेसिकली ये भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अच्छा देखो कि एक प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपको कहीं पर डैम बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई तरह की बेसिकली आपको क्लियरेंस चाहिए होते हैं, लाइसेंस, तो एक लाइसेंस इशू भी होता है, ठीक है, लाइसेंस इशू भी होता है। एनवायरमेंटल फ्लो रिक्वायरमेंट, इसके अलावा ट्रांसबाउंड वाटर कंपटीशन, ये एक प्रॉब्लम है। लॉस ऑफ डाउन स्ट्रीम एक्वायर्स, ठीक है, रिवर बैंक इरेजन, रिवर बैंक से इरेजन, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम फ्लडेड वेजिटेशन, तो देखो जैसे कि मानो कि जो वेजिटेशन और सारी चीजें हैं ये जब पानी में ये सब सबमर्ज हो गई तो वहां से ग्रीन हाउस एमिशंस और इस तरह की चीजें भी होती है, तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। बस सो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट अक्रॉस ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट, जैसे कि हमने देखा कि जो डैम है, ठीक है, हमने जिस हमने पर्पस के साथ उसको बिल्ड किया था वो अनसक्सेसफुल रहे उसको अचीव करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने फ्लड की बात की थी कि मोस्ट ऑफ द डैम वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स बट दीज डैम हैव ट्रिगर्ड फ्लड एंड डैम हैव आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज रिजल्टेड द अर्थक्वेक एंड वाटरबोर्न डिसीज, पेस्ट एंड पॉल्यूशन। देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक का क्या रीजन ये है कि डैम बांधे जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, रिजर्वायर्स हैं, यस डेफिनेटली है ना, तो ये अर्थक्वेक का जो रीजन है वह भी बनता है। तो साइड इफेक्ट्स और सारी चीजें हमने देख ली, बाकी एक इसमें है भी पीडीएफ, बाकी जो मैंने आपको नोट्स है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। नोट्स हमने पहले ही देख लिए कि आखिर वाटर स्कार्सिटी क्या है, इसका रीजन क्या है ना, काफी रीजंस की हमने बात की, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, है ना, आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो ये इससे डिमांड बढ़ रही है। रीजंस में हमने देखा कि आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम देखें तो इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन है, ठीक है, एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज पे प्रेशर आएगा इंडस्ट्रीज एनर्जी के लिए, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, बैड क्वालिटी है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, इकोसिस्टम को डैमेज करेगा, ठीक है। फिर हमने डैम की बात की कि एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के रूप में डैम को देखा जाता है, और ये ऐसा नहीं कि केवल अभी बल्कि बहुत पुराने समय से 11th सेंचुरी से हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा क्योंकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है इससे होगा, एग्रीकल्चर, विलेज इकोनॉमी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम्स की हमने बात कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, और देखो नेक्स्ट पीवाईक्यूज हमारे हो गए, है ना,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, ये सारी चीजें इसमें नहीं है, बट आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको यूपीएससी का आंसर लिखना है बच्चों, देन आपको ये जरूरत पड़ेगी कि जल जीवन मिशन को आप लिखें, आप जल शक्ति अभियान को लिखें, या फिर आपको जो भी याद आ रहा है कि हाँ एट प्रेजेंट ये हुआ है, या अगर सबसे बेस्ट है कि करंट में जो भी गवर्नमेंट स्कीम है इस तरह के, कोई वाटरशेड प्रोजेक्ट है या वाटर कंजर्वेशन को लेके कोई स्कीम है, उसको आप करें, ठीक है। अटल भूजल योजना है। एक बार आप क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि 2019 का क्वेश्चन हमने सबसे फर्स्ट में इसको एक्सप्लेन भी किया कि व्हाट इज वाटर स्ट्रेस एंड हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली एंड इंडिया, ठीक है। नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में एंड डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर के बारे में। तो है तो ये आपका सारा वाटर रिसोर्स ही ना। जो भी चीजें हैं कि या तो इसकी प्रॉब्लम से क्वेश्चन आएगा, या फिर इसके किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से क्वेश्चन आ गया, या फिर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा कि वाटर पोल्यूशन और उसको क्या आखिर इसके उपाय हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम बात करेंगे एग्रीकल्चर को लेके। थोड़ा सा आपका कंपैरेटिवली वो टॉपिक बड़ा है, ठीक है। एग्रीकल्चर थोड़ा सा हम एक एक्सप्लेनेशन के साथ, थोड़े विस्तार के साथ देखेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।